नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 22 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 36 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सवाल रिपीट हो सकते हैं, तो वीडियो का अंत तक आपको जरूर बने रहना है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की एक साथ मॉर्निंग में मिल जाती है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने से पूछे गए सवाल भेज सकते हो। जैसे आपका एग्जाम एंड होता है तो सवाल सेंड करने की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जाने और कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सेक्शन वीक है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको वीकली मॉक टेस्ट कम से कम एक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म टेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत हैं। एग्जाम पैटर्न पर आधारित सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ऐसे एसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर अदर कोई भी सेंट्रल स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है कि आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा आपको 120 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद ये मॉक टेस्ट आप 280 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर वेबसाइट दोनों से ही इस मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन करते हुए अटेम्प्ट कर सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न पर और डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर सवाल कंटिन्यू करते हैं जो आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला सवाल है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की जाती है। अगला सवाल यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन दोस्तों 1989 को हुआ था, जिसमें आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया था। और इससे पहले इस संविधान संशोधन से प्रीवियस सेट में सवाल पूछा हुआ है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है या फिर किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के जरिए की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, आर्टिकल 43 किससे संबंधित है? तो राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 43 में वर्णित है। नेक्स्ट वन यहाँ पर आर्टिकल 48A से पूछा गया है, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्य जीव और वनों की सुरक्षा है, वो आर्टिकल 48A में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 48A में है। ये ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान संशोधन एक्ट 1976 है, उसके तहत 48A को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में ये आर्टिकल बताता है। और वन्य जीव और वन ये दोनों ही संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए 7वें अनुसूची के समवर्ती सूची में ये विषय रखे गए हैं। अब आपको जैसे वन के बारे में ये आपको पूछा गया है कौन सा आर्टिकल है, तो आपको पता होना चाहिए जो एक्ट है विभिन्न पर्यावरण से जुड़े हुए। जैसे आप बात करूं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये 1986 को पारित हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा हूँ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 को और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित हुआ था। अगला सवाल है, लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का वेतन किस निधि से व्यय होता है? लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का वेतन है वो संचित निधि में। कौन सी निधि है? संचित निधि। इसका वर्णन आपको आर्टिकल 322 में देखने को मिलता है, जो लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में यह आर्टिकल है। इसके अकॉर्डिंग संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्य और जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में कोई वेतन हो गया, भत्ते हो गया, पेंशन है, ये सभी भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होने वाले, तो संचित निधि पर होंगे जो भी कर्मचारी हैं उनके वेतन के बारे में वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पारित हुआ है? आईटी एक्ट आपको पता होना चाहिए 2000 में पारित हुआ है। इजी सवाल पूछ लिया यहाँ पर आईटी एक्ट का। यदि आपको सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट का पूछे तो वो 2005 में पारित हुआ था। अगला सवाल, जनगणना 2001 से 2011 तक जो वृद्धि रही है जनसंख्या वो कितने फीसदी रही है? तो 2011 से 11 तक इस दशक में जनसंख्या में वृद्धि है वो 17.64% देखने को मिली है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट का पूछा तो ये यूनिसेफ का प्रोजेक्ट है। हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट यूनिसेफ के द्वारा भारत में महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षण संस्थान की भागीदारी के साथ शुरू किया गया है यूनिसेफ के द्वारा।
कौन सी अखिल भारतीय सेवा है? तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं और आईएफएस जो फॉरेस्ट वाली भारतीय वन सेवा है। आपको ऑप्शन में आईएफएस दे रखा था। अगला सवाल, रेल बजट किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट के साथ विलय किया गया है? रेल बजट केंद्रीय बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो ये नीति आयोग कमेटी की सिफारिश पर हुआ है। तो दोनों बजटों को मर्ज या फिर विलय करने का निर्णय है नीति आयोग की कमेटी के जो सदस्य विवेक देबरॉय हैं उनकी अध्यक्षता वाली जो ये कमेटी है इसकी सिफारिशों पर आधारित था। वैसे कब से अलग पेश किया जा रहा था रेलवे बजट और केंद्रीय बजट? तो ये 1924 में ब्रिटिश शासन से ही शुरुआत की गई थी अलग रेलवे बजट पेश करने की। यदि आपको पूछ लें अलग रेलवे बजट पेश करने वाली जो समिति है कि दोनों ही बजट अलग होंगे, वो 1924 में शुरुआत हुई है। वो समिति दोस्तों एकवर्त समिति है, ठीक है। तो 1921 में एकवर्त समिति की सिफारिश के बाद ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे के पुनर्गठन की ओर अग्रसर हुआ और रेलवे वित्त को 1924 में सामान्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया गया था। ये कब? 1924 में हुआ था। दोनों को ही अलग पेश करना, जो कि समिति थी एकवर्थ रिपोर्ट है, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ये अलग है। अभी यहाँ पर नीति आयोग कमेटी की सिफारिश पर दोनों का मर्ज हो चुका है। तो ये आप कमेंट करके बताना कौन सा पूछा गया है, या मर्ज का पूछा गया है या फिर कब अलग हुए, वो कौन सी सिफारिश पर हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, 2020 में जो G20 समिट हुआ है वो वर्चुअल रूप से हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ? होस्ट किया है रियाद में हुआ, ठीक है। रियाद सऊदी अरबिया में हुआ है G20 समिट 2020 में। और G20 यानी 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का जो समूह है G20, इनके प्रमुख समिट में, जैसे 2019 में G20 समिट है जापान ओसाका में हुआ है, 2020 में सऊदी अरबिया रियाद में हुआ है, 2020 में G20 समिट, 2021 में 16वां G20 समिट है ये दोस्तों रोम इटली में, ठीक है। और 17वां G20 समिट 2022 में बाली इंडोनेशिया में होगा। नेक्स्ट 2023 में 18वां G20 समिट है ये इंडिया में होने वाला है। इसी प्रकार G7 समिट भी इंपॉर्टेंट है। G7 समिट में 2019 में हुआ था दोस्तों फ्रांस में, ठीक है। और G7 समिट 46वां जो हुआ है वो आपकी कैंसिल हो गया था, 2020 में होना था कोविड-19 के कारण, ये यूएस में होना था लेकिन कैंसिल किया गया है। और 47वां G7 समिट है ये दोस्तों इंग्लैंड में, यूके इंग्लैंड में हुआ जुलाई में 47वां G7 समिट है। तो ये G7 समिट भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। पार्सेक भी दूरी का मात्रक है और लाइट ईयर भी, जो लंबी खगोलीय दूरी है उनको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। और ये बराबर होंगे आपके, एक पार्सेक बराबर 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर, और एक लाइट ईयर है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के तुल्य होता है। अगला सवाल है, संविधान में कितनी अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी? संविधान में 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। संविधान की मूलतः कितनी अनुसूची थी? 8 थी और अभी 4 बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन से। तो टोटल 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग है और 8 अनुसूची हैं। जो बाद में अनुसूची जोड़ी गई है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है? बार बार रिपीट हो रहा था सवाल, तो आपको बता दूं एक बार फिर। 9वीं अनुसूची को फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में हुआ है उसमें भूमि सुधार से संबंधित ये अनुसूची ऐड की गई है। 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून है, जो ये 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड की गई है। 11वीं आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए, और 12वीं है 74वें संविधान संशोधन 1993 के जरिए, जिसमें नगर शासन प्रणाली है। 12वीं में पंचायतों का वर्णन है। अगला सवाल यहाँ पर, अस्पृश्यता का अंत जो आर्टिकल 17 में वर्णन देखने को मिलता है, ये किस मौलिक अधिकार है? कौन सा मौलिक अधिकार है? अस्पृश्यता का अंत है समानता का अधिकार है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो मौलिक अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है। 6 मौलिक अधिकार की बात करें तो समानता का अधिकार है 14 से 18, उसके बाद स्वतंत्रता का है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध है 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित 29 और 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। और पहले एक और अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है। और बाकी आपको ये जो 14 से 18 है समानता के अधिकार से संबंधित, आपको अस्पृश्यता का अंत जो दे रखा था आर्टिकल 17 में है, उपाधियों का अंत 18 में है, विधि के समक्ष समानता 14 में है, धर्म मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं वो 15 में है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। अगला सवाल संविधान का भाग 17 है, इससे पूछा गया है, तो राजभाषा का ये सवाल
वाले हैं। तो संविधान के भाग 17 में किसका वर्णन है? राजभाषा का वर्णन है। इसमें भाषाएं की बात करें तो चैप्टर 1 में जो आर्टिकल 343 और 344 है, जिसमें जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, संघ की जो आधिकारिक भाषा है उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें दो भाषाओं का उल्लेख था, शुरुआत में हिंदी और इंग्लिश थी। चैप्टर 2 के भाग 17 के चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज जितनी भी हैं उनके बारे में अध्याय 2 में 345 से 347 वाले अनुच्छेद में वर्णन देखने को मिलता है। चैप्टर 3 में जो भाग 17 के चैप्टर 3 में, और इसमें आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि की लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजी में ये आधिकारिक कानूनी पाठ है वो अंग्रेजी में ही होगा। ये आपकी चैप्टर 3 में आर्टिकल 348 और 49 में है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में। अगला सवाल यहाँ पर, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी पद पर नियुक्ति दिया था। और ये दोस्तों विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है। जो विदेशी यात्री भारत आए वो किसके काल में आए हैं? जैसे बात करूं हैंसांग की, तो हैंसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में भारत। अल बरूनी है महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आए थे, उज्बेकिस्तान के ये रहने वाले हैं अल बरूनी। और फिर बात करें यहाँ पर मैगस्थनीज, तो ये सेलुकस के राजदूत थे और चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आए। चीनी यात्री फैयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। सिंह है ये बौद्ध भिक्षु था, नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्ष रहा है। इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए, जो मोरक्को का यात्री था। फैयान है, इनकी बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। अगला सवाल है आर्टिकल 32 है, सभी को पता होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके संरक्षण से मौलिक अधिकार जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है और अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। अगला सवाल देखते हैं, 1927 में विभिन्न देशों का एक सम्मेलन जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1927 का जो सम्मेलन में भारत की तरफ से कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया है? शिक्षा जो विषय है इसको पहले राज्य सूची का था, बाद में ये समवर्ती सूची में रखा गया है। तो 5 विषय हैं जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखे गए। वो कौन से? शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ये 5 विषय पहले राज्य सूची में थे और 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ये समवर्ती सूची में ऐड किए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर, गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया उपन्यास हेतु कौन सा सम्मान मिला है? ठीक है, गिरमिटिया उपन्यास का पूछा है, जो नाम है पहला गिरमिटिया उपन्यास, ये गिरिराज किशोर का है। इस हेतु इन्हें व्यास सम्मान मिला था 2000 में। और बात करूं ढाई घर उपन्यास है, ये इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में दिया गया है गिरिराज किशोर को। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, प्रस्तावना को किसने जन्म कुंडली कहा है? ठीक है, प्रस्तावना को जन्म कुंडली है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया हुआ है। के एम मुंशी ने संविधान सभा जो उद्देश्य प्रस्ताव या फिर प्रस्तावना है इसको जन्म कुंडली कहा है संविधान सभा की। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मुख्य कुंजी कहा है, प्रीवियस शिफ्ट में आया हुआ सवाल है ये, अर्नेस्ट बाकर ने। अगला सवाल है, कोर्ट की त्वरित कार्यवाही से संबंधित वाद कौन सा है? तो ये दोस्तों हुसैन नारा खातून बनाम बिहार गृह सचिव केस हुआ है, जो जनहित याचिका में त्वरित कोर्ट कार्यवाही से संबंधित वाद हो जाएगा। हुसैन नारा खातून बनाम बिहार गृह सचिव केस है, जिसमें कैदियों के बारे में है, जो बिहार से 40,000 कैदियों को फौरन रिहा करने का आदेश दिया था कोर्ट ने। जो बिहार की जेलों में ये कैदी हैं, 1000 कैदी, लगभग 40,000 कैदी हैं, लंबे समय से बंद थे और इनके मामले में न चार्जशीट दायर की गई थी, न ही ट्रायल शुरू किया गया था। और इन कैदियों को जिन अपराधों से जेल में डाला था वो उस अपराध से साबित होने से मिलने की सज़ा से भी ज़्यादा समय के जेल में रह चुके हैं। तो इनसे संबंधित जो PIL या फिर जनहित याचिका है वो हुसैन नारा खातून ने दायर की थी और फिर कोर्ट की त्वरित कार्यवाही से संबंधित यहाँ पर फैसला लिया गया। और नेक्स्ट सवाल है, किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर के बारे में है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जब नई लोकसभा गठित होती है तो लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या फिर जो निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा उम्र की, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, जो बाकी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। एक दोस्तों NTPC एग्जाम में सवाल आया था, 17वीं लोकसभा 2019 के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमशा के फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी स्थापना 2009 में की गई है। व्हेन डिड UN डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन? महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, यूनाइटेड नेशंस ने कब घोषित किया है? महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 1975 को बताया है यूनाइटेड नेशंस ने। 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित हुआ था प्रथम संयुक्त राष्ट्र महिला सम्मेलन है और इसी वर्ष को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था यूनाइटेड नेशंस ने। महिलाओं के लिए
संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में नामित है महिलाओं के लिए दशक है 1975 से 1985 वाला। नेक्स्ट वाला यहाँ पर यूनेस्को ने कब हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में शामिल ऐतिहासिक एवं पौराणिक कुंभ मेले को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो कुंभ मेले को यूनेस्को ने कब ऐड किया है उसकी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में? तो ये 2017 को किया है, 7 दिसंबर 2017 को। कुंभ मेले की बात करें तो 4 जगह पर, जैसे शिप्रा नदी के तट पर जो उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, और इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर लगता है, हरिद्वार में जो कुंभ मेला गंगा नदी, नासिक में गोदावरी नदी पर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बाकी जो लेटेस्ट कुंभ मेले की बात करें तो महाकुंभ मेला 2021 में हरिद्वार में लगा है। 2028 में जो कुंभ मेला लगेगा वो उज्जैन में होगा। इससे पहले 2016 में लगा था उज्जैन में, शिप्रा नदी के तट पर, याद रखना है, क्योंकि ये जो कुंभ मेला है ये आपकी 12 वर्ष के अंतराल में दूसरे स्थान पर, सेम जैसे कि 2016 के बाद आप 12 ऐड करेंगे 2028 में उज्जैन में। कुंभ मेला हरिद्वार 2021 में गंगा नदी पर, प्रयाग कुंभ मेला 2025 में, ठीक है। अर्ध कुंभ मेला रहता है, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ मेला रहता है, ये रहेगा 2025 में पूर्ण कुंभ। बाकी अर्ध कुंभ मेला है जो कि 6 वर्ष के अंतराल में हो जाएगा, तो 2019 के बाद 6 करेंगे, 2025 में यहाँ पर पूर्ण कुंभ होने वाला है प्रयाग में। नासिक में जो कुंभ मेला है वो 2027 में होगा, पहले 2015 में हुआ था, 12 वर्ष ऐड करेंगे तो ये आपकी 27 में गोदावरी नदी पर रहता है। यानी प्रत्येक स्थान पर जो 12वें वर्ष पर ये कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सार्वजनिक उपद्रव को आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है? सार्वजनिक उपद्रव को जो आईपीसी की धारा 268 में परिभाषित किया गया है कि सार्वजनिक धरोह है, उपद्रव है, ये 268 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है। और ये यदि सार्वजनिक उपद्रव कोई करता है तो उनको दंड का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 290 के अनुसार सार्वजनिक उपद्रव के लिए दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, आईपीसी की धारा 368 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छिपाना, ठीक है। जो अपहरण करके व्यक्ति हैं उनको बाद में गलत तरीके से छिपाना या फिर कैद करना है, ये आईपीसी की धारा 368 के तहत अपराध है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन महिलाओं के लिए पूछा था 1975 का, और यहाँ पर पूछ लिया है विकलांग दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है वो दोस्तों 1981 वर्ष को। कब किया था? 1976 में ये घोषणा हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कि 1981 का वर्ष है वो विकलांग व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कोई निश्चित नहीं रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही बने रहते हैं। और आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता का कार्यकाल है राज्यपाल के पश्चात पर्यंत रहता है। अगला सवाल है, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD है जो स्टोरेज डिवाइस है, उसका एग्जाम्पल में जैसे USB पेन ड्राइव है, SD कार्ड्स है, माइक्रो SD कार्ड्स है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। बेबी ऑफ मंकी, मंकी की बेबी को कहा जाता है इन्फेंट, शिशु कह सकती हूँ। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है बालकृष्ण भट्ट। परवाल शेल श्रेणियां हैं, कोरल रीफ से यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट करके बताना। बाकी कोरल रीफ के बारे में बात करूँ तो परवाल भीतियाँ मूंगे की चट्टान समुद्र के भीतर स्थित परवाल जीवों के द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो यदि आपको पूछा है कि किससे बनी होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जो परवाल जीव हैं उनके द्वारा ही जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़े जाते हैं उनसे बन जाती है परवाल भीतियाँ। परवाल कठोर संरचना वाले सिलेंट्रेटा पोलिप्स होते हैं। और परवाल भीतियों को समुद्रीय वर्षावन भी कहा जाता है जो विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल यानी हॉटस्पॉट माना जाता है। कोरल रीफ को विश्व के सर्वाधिक परवाल हैं वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख अवरोधक परवाल भित्ति है। और प्रीवियस एक एनटीपीसी एग्जाम आया था, लक्षद्वीप में टोटल कितने परवाल द्वीप है? तो 12 परवाल द्वीप है, 3 परवाल भित्ति है लक्षद्वीप में। 10 क्या होता है? 10 का मतलब है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर है या फिर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर है, जो कि 10 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है, इश्यू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अंतिम सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार से आपके क्या सवाल पूछा गया था कमेंट करके बताना। बाकी ये पूछा है कि कब पारित हुआ, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रावधान था प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार में ही किया गया है। तो इस टाइप से आज आपके यूपीएससी एग्जाम 22 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, यहाँ पर 36 सवाल कवर हो चुके हैं। इसमें किसी भी सवाल में आपको डाउट लगता है या फिर सवाल में कुछ एरर लगती है तो कमेंट करके बता सकते हो जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। और जो भी बचे हुए सवाल है इसके अतिरिक्त जो पूछे गए वो भी आप कमेंट करके बता रहे हैं ताकि मैं पीडीएफ में उसको इंक्लूड कर दूंगा जैसे ही मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।